नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है पराइनल एब्सेस के बारे में। कल के टॉपिक में जिसमें हमने देखा था कि जो एनल फिस्टुला था उसमें मैंने एक पॉइंट लिया था पराइनल एब्सेस के बारे में। होता क्या है कि जो एनस रहता है उसके सराउंडिंग एरिया को जो कहा जाता है उसे पराइनल एरिया कहा जाता है। उसके जो रीजन कहा जाता है एनल रीजन को उसे पराइनल नाम जो है वो दिया जाता है। और एब्सेस हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो गंध या पस जो एक जगह जमा हो जाता है, जो एक फोड़े का रूप ले लेता है, एक फुंसी का रूप लेता है, या एक बॉइल लाइक स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं ना कि ये अंग्रेजी या मेडिकल भाषा में कहते हैं कि ये बॉइल हो गया है स्किन पे। तो वो अगर स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसे कहा जाता है एब्सेस। अब एनस की जो स्किन है, यहाँ की ये जो पोर्शन है, ये स्ट्रक्चर है वो एनस का। ये है रेक्टम यहाँ से, और यहाँ से एनस। यहाँ पे दो स्फिंक्टर रहते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो स्फिंक्टर के बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में और कल का जो है एनल फिस्टुला उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था। यही जो पोर्शन रहता है इसके सराउंडिंग, ये जो स्किन रहती है वो ये लगभग हमारी जो बाहर की स्किन रहती है, जो स्किन हाथों की पैरों की, उसी तरीके से होती है। लेकिन जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ से अंदर की तरफ जाता है तो वहां पे म्यूकस लेयर बन जाती है, म्यूकस कोटिंग होती है। तो वहां पे रहते हैं एनल ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, जो म्यूकस लेयर रहती है जहाँ पे एनल ग्लैंड्स रहते हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। एक प्रकार का हम देखते हैं कि मॉइस्ट एजेंट रहता है, या फिर हम देखते हैं कि लुब्रिकेटिंग एजेंट रहता है, जो कि वो स्ट्रक्चर को, यहाँ के जो पोर्शन है उसे लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि जो पू निकल रहा है या फिर जिसे पोटी कहते हैं या फिर जो फीकल मटेरियल कहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली निकल जाए और यहाँ की जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसे किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये एक नेचुरल एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये जो स्किन को एक प्रोटेक्शन भी मिलता है, उस लेयर को एक प्रोटेक्शन मिलता है। अब ये जो एनल ग्लैंड है, ये जो एनल ग्लैंड काफी रहते हैं स्ट्रक्चर में, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं। जैसे कि हम बताएं कि सिबेशियस ग्लैंड बहुत छोटे छोटे हेयर्स में रहते हैं, उसी तरीके से बहुत छोटे छोटे एनल ग्लैंड्स रहते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। किसी कारण की वजह से अगर वहां पे इन्फेक्शन आ जाता है, यहाँ पे चोट लग जाती है, तो ये जो एनल ग्लैंड्स है ये क्लॉग हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, या फिर उनकी जो ओपनिंग रहती है वो बंद हो जाती है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एब्सेस का रूप ले लेता है। अब ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है एब्सेस, ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये इस तरीके से रहता है। जरूरी नहीं है कोई यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे भी रह सकता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ग्रोइंग पोर्शन जो रहता है, ग्रोइंग पोर्शन मतलब क्या, जहां पे आपके जेनाइटल्स खत्म होते हैं और एनस शुरू होता है, तो उसके बीच में आप देखते हैं कि एक स्किन की एक लेयर रहती है, उसे ग्रोइंग पोर्शन कहा जाता है। वहां पे भी हो सकता है या फिर ये अंदर की तरफ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एब्सेस सिर्फ मैंने यहाँ बनाया है तो यहीं पे रहेगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ ग्रोइंग पोर्शन पे, ये स्ट्रक्चर में पराइनल एरिया में कहीं भी हो सकता है, और ये अंदर भी हो सकता है, इसलिए इसे पराइनल एब्सेस जो है वो कहा जाता है। तो आज इसके बारे में सिंपल पूरा इंफॉर्मेशन समझने वाले हैं। कल के टॉपिक में ऑलरेडी मैं इसके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकता हूँ, वो मैंने इसको हाईलाइट किया था कि ये कैसा होता है। अब ये होने का सिर्फ एनल फिस्टुला कारण नहीं है, कई और भी कारण रहते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल समझने वाले हैं। तो पराइनल एब्सेस इज एन पेनफुल पस फील्ड बम्प नियर योर एनस और रेक्टम। तो जैसे मैंने बताया अभी, ये happen when one of your anal glands get clogged and infected। तो इन्फेक्शन अगर होता है, वो क्लॉग होती है, तो उसके कारण ये होता है। इज अ बॉइल लाइक बम्प filled with pus near anus, rectum और पराइनल एरिया। पराइनल एब्सेस को दो और नाम से भी कहा जाता है, एक तो है एनल एब्सेस, दूसरा है एनोरेक्टल एब्सेस। ठीक है, तो पराइनल एब्सेस का दूसरा नाम क्या है, एनल एब्सेस, और एनोरेक्टल एब्सेस, तो ये एक उसका नाम जो है वो दिया जाता है। मोस्ट कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। पुरुषों में इसका होने का प्रमाण जो है वो ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं कि दुगना है। अगर एक फीमेल को हो रहा है तो पुरुषों में 2 या 3 में भी देखने को मिल सकता है। हु इज एट रिस्क, देखो ये कौन से ऐसे कारण हैं जिसके लिए, या कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, या कौन सी ऐसी बीमारी है अगर किसी व्यक्ति में अगर है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पेराइनल एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं। इफ यू हैव दिस कंडीशन लाइक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, यानी कि आईबीडी अगर है आपको, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये दोनों टॉपिक जो है वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो इसके ऊपर रहने वाले हैं। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस का वीडियो 2-3 दिन पहले का है, वो आप देख सकते हैं। HIV है, एड्स है, STIs है। HIV के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। STIs के ऊपर देखते हैं गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह जो है, उस पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो ये अगर कंडीशंस अगर किसी व्यक्ति को है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेज हैं, डायबिटीज है, डायवर्टिकुलाइटिस, HIV, एड्स या STIs हैं,
उनमें होने के चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। अदर इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, कभी कभी बॉवल मूवमेंट सही तरीके से होती नहीं है ड्यू टू बेबी की वजह से जो मूवमेंट होती है, क्योंकि यहीं पे पोर्शन जो रहता है तो मूवमेंट नहीं होती है, तो मूवमेंट नहीं होने के कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। स्मोकिंग अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो स्मोकिंग का साइड इफेक्ट तो ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही है, हमने पहले के वीडियो में भी देखा है। प्रेडनिसोन ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दवाई जो है दी जाती है, उसका साइड इफेक्ट के कारण वहां पे इन्फेक्शन होता है या फिर वहां का जो बोवेल मूवमेंट है काफी डिस्टर्ब होता है। प्रेडनिसोन को जब हम मेडिसिन का टॉपिक शुरू करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल समझने वाले हैं। तो ये जो रहेगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अगर ये दवाई अगर इस्तेमाल की जा रही है तो उसका साइड इफेक्ट में ये होने के चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंट डायरिया कॉन्स्टिपेशन, अगर बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार वो पोटी बाहर निकल रही है या फिर कब्जी होकर कॉन्स्टिपेशन निकल ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि काफी ज्यादा मूवमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से ये जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस आ जाते हैं। प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन योर रेक्टम लाइक एनल सेक्स, तो एनल सेक्स के दौरान कई ज्यादा एनल टॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं। कई लोग जो हम लेते हैं कि जो कोई प्रकार लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेटन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स का होने का चांसेस यहाँ बढ़ जाता है। या फिर कई कॉन्डम्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉन्डम का साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। कॉजेस क्या है, क्यों होता है, व्हेन अ ग्लैंड इज क्लॉग और द ब्लॉक इनसाइड द एनस, तो जैसे हमने पहले ही देखा कि कोई अगर ग्लैंड है यहाँ पे एनस, वो अगर क्लॉग होती है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है ये होने का। देयर आर मेनी ग्लैंड्स इन योर एनस एंड एब्सेस फ्रॉम form when the bacteria or the stool get trapped inside one of these gland and get infected। तो जैसे मैंने अभी वही बताया जो कॉजेस मैंने बताया कि कोई भी अगर ग्लैंड रहता है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है कोई एब्सेस से जमा होने की वजह से, धीरे धीरे फिर वो पेराइनल एब्सेस का एक रूप ले लेती है। अदर कॉजेस के अदर उसके अलावा और क्या क्या है, एनल फिशर, एनल फिशर इसके बाद का टॉपिक जो है वो आने वाला है, तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, एक प्रकार का जो शाले आना कह देते हैं हम लोग, तो शाले आना का एक सिंपल आप कह सकते हैं एनल फिशर। ट्रॉमा एट योर एनस, यानी एनल सेक्स के दौरान कोई ट्रॉमा हुई है, कोई चोट हुई है, तो उसके कारण ये होने के चांसेस रहते हैं। एसटीआईज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, अगर आपको मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द बाउल एंड इंटेस्टाइन, कोई भी आपको ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन और बाउल के अगर अफेक्ट हो रहा है, तो वो मोमेंट अफेक्ट होने की वजह से ये पोर्शन को भी इन्फेक्शन या अफेक्ट जो है वो उसका पड़ता है। एन इन्फेक्टेड एपिडर्मोइड दैट इज अ सेबेशियस सिस्ट इन योर पेराइनल एरिया, तो सेबेशियस जो सिस्ट रहते हैं यहाँ पे, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे भी, तो जो सिस्ट है वहां पे अगर जो जमा हो जाती है, अगर गंद जमा हो जाती है, सिस्ट होती है, तो वो नियर बाय एरिया को भी थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, मतलब क्या कि जो सेबेशियस ग्लैंड है उसमें अगर क्लॉगिंग अगर आ जाता है तो वहां पे वो गंदगी जमा हो जाती है। वो क्लॉगिंग क्या करती है, वो ग्लैंड को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जो कि पेराइनल एरिया, वेजाइनल एरिया के जो ग्लैंड्स उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो वो गंद जो एब्सेस ग्लैंड में, जो सेबेशियस ग्लैंड में जो जमा हो गया है, वो गंद फिर एनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एनल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और फिर पेराइनल एब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक है हिड्राडेनाइटिस सुपराटिवा, तो मैंने कल के टॉपिक में इसके बारे में बताया था कि ये ऐसी स्किन कंडीशन है जो कि कवर्ड रहती है, मतलब जो जेनिटल पार्ट है ये कवर्ड रहता है, अंडरगारमेंट्स और ये इससे पूरा कवर रहता है। आर्म पिट है, ये पूरा कवर है, स्किन टू स्किन जो है कवर है। लेडीज में जो ब्रेस्ट रहती है, तो नीचे का पोर्शन जो ब्रेस्ट यहाँ पे जो स्किन होती है वो कवर रहती है। सॉरी, तो ये जो पोर्शन रहते हैं इस तरीके की स्किन, तो वहां पे एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन, इसे हिड्राडेनाइटिस सुपराटिवा कहा जाता है। तो वहां पे होने वाली जो एब्सेस रहते हैं वो एक कंडीशन कहा जाता है। तो पेराइनल एरिया पे अगर हिड्राडेनाइटिस हो रहा है तो उसे पेराइनल हिड्राडेनाइटिस कहा जाता है, जो कि एनल एब्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सिम्टम्स, स्वॉलन एंड टेंडर बॉइल सिमिलर टू द लार्ज पिंपल, एक पिंपल जैसा हो, आप चेहरे पे पिंपल देखो बड़ा हो जाता है, रेड पस जमा हो जाता है, तो सेम जैसा वही वैसा ही वो उसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको दर्द होगा, जिसे हम लोग टेंडरनेस कहते हैं, और वो सूजा हुआ दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा आपको, तो सेम वैसा ही आपको एनल एरिया पे अगर दिखता है तो सेम वही सिम्टम्स है। नियर द एजेस ऑफ योर एनस इट मे बी रेड, एक्सट्रीमली पेनफुल और द कॉन्स्टेंटली थ्रोबिंग। सिटिंग डाउन एंड कफिंग पॉपिंग मे मेक इट हर्ट, तो अगर आप नीचे बैठ रहे हो, कफिंग कर रहे हो, खांसी आ रही है अगर आपको, और पू कर रहे हो, पॉपिंग कर रहे हो, मतलब यानी कि पोटी कर रहे हो,
तो उस टाइम पे आपकी जो दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये उसका एक सिम्टम है, ठीक है। अदर साइन सिम्टम्स आर पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम एनस, पस जैसा से लिक्विड जो है वो जब आप वॉश करते हो या हाथ लगाते हो तो पस जैसा आपको एनस से महसूस होता है, वो एक सिम्टम्स है। ये कब होता है? जब आपको इनसाइड एरिया में अगर एब्सेस जमा हुआ है तो उसकी वजह से महसूस होता है। पेन इन द एनस और द रेक्टम, लंप और द नोड्यूल्स दैट रेड स्वॉलन एंड द पेनफुल, तो ऐसे लंप या नोडुल गांठ आ गई है इस एरिया पर जो कि रेड थोड़ी सी सूज गई है, वो उसमें पस नहीं रहेगा पर वो ऐसे एक फुंसी जैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कड़क रहेगा वो, तो वो अगर रहता है तो वो रेड रहेगा, सोलन, और काफी उस पर हाथ लगाने के बाद या ऐसे अगर आप अंडरगारमेंट्स ऐसे पहन रहे हैं तो काफी ज्यादा दर्द जो है महसूस होता है। कॉन्स्टिपेशन में पेनफुल बाउल मूवमेंट होती है, मतलब ये भी एक सिम्टम्स है कि अगर आपको तकलीफ हो रही है मूवमेंट में, आपको कॉन्स्टिपेशन महसूस हो रहा है या फिर जो मूवमेंट हो रहा है उसमें आपको काफी दर्द महसूस हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम्स है। इरिटेशन टू द टिश्यूज अराउंड योर एनस, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अलग महसूस हो रहा है, थोड़ा जलन जैसा महसूस हो रहा है, बैठ रहे हैं तो थोड़ा चुभ रहा है या फिर आप कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, जब आपकी बॉडी वगैरह जब चल रहे हैं और खड़े हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस पोर्शन में मुझे कुछ तकलीफ है, तो ये एक सिम्टम है। रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टम से आपको खून बह रहा है जब आप वॉश कर रहे हैं या फिर अंडरगारमेंट्स में भी अगर ब्लीडिंग आ जाती है अगर पीछे की तरफ से, तो वो एक सिम्टम्स है। पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, तो ये पोर्शन को एब्डोमेन हम लोग कहते हैं, तो नीचे की तरफ अगर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके कारण ये होने के चांस है, ये एक सिम्टम जो है वो रहता है। कैन कॉज फीवर, चिल एंड अदर फ्लू लाइक सिम्टम्स, तो अब इन्फेक्शन है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आ सकता है, फीवर भी जो है, बुखार जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे? अगर आप एग्जामिनेशन के पास जाते हैं, खास करके सर्जन वगैरह देखते हैं ये, और आयुर्वेदिक में देखा जाता है तो काफी लोग देखा है अगर जाए आज के पीरियड में, तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि इसे ट्रीट करने में ज्यादा आगे आते हैं, तो उनके पास ही ज्यादातर आपको बोर्ड देखने को मिलेगा कि पाइल्स, भगंदर या इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो रेक्टल एग्जाम अगर करते हैं, रेक्टल एग्जाम किस तरीके से किया जाता है? इंसर्ट अ ग्लोव्ड लुब्रिकेटेड फिंगर इनटू योर रेक्टम एंड फील द अराउंड योर इरेगुलरिटीज, या तो ग्लव वगैरह पहन के वो रेक्टम के एरिया में वो फील करते हैं, या फिर आजकल एक रॉड जैसा आ गई है जो इसको वहां पे डाल के वहां का सेंसेशन जो है वो पता किया जाता है, तो दोनों तरीके से ये होता है। एक है स्पेक्यूलम, डिवाइस दैट हेल्प्स टू ओपन द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एक प्रकार का एक क्लिप कह लीजिए या फिर एंगल कह लीजिए, तो वो क्या करता है, जो हॉलो पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओरल कैविटी है तो इस तरीके से क्लिप लगा जाती है, तो इसी तरीके से एनल में क्या होता है, वो इस तरीके से क्लिप रहती है जो कि एनस को ओपनिंग करता है। अब क्यों ऐसा रहता है? इट हेल्प्स टू व्यू द एंटायर रेक्टम, तो एंटायर रेक्टम जो है वो देखने में हेल्प करता है। बाहर का जो एब्सेस रहेगा, जो बाहर की तरफ एब्सेस है, वो देखने को हमें फिजिकली बंदा जो है वो देख सकता है, थोड़ा सा उसे देख सकता है। पहले अंदर का अगर देखना है तो उसे क्लिप लगा के जो है वो उसे सरकाना पड़ता है, ताकि वो अंदर का अगर एब्सेस जमा है या नहीं वो देखने के लिए वो स्पेक्यूलम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेक्यूलम सिर्फ ये नहीं कि एनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हॉलो पार्ट्स जो रहते हैं जिसको स्ट्रेच करके देखा जा सकते हैं, वहां पे देखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एबल टू सी द आउटर बट नॉट इन द डीपर इनसाइड स्किन, ठीक है। तो हाँ, कोई भी जो उसे ट्रीट कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, तो वो बाहर का एब्सेस देख सकता है लेकिन अंदर का देख नहीं सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो कि एक स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट से हेल्प करता है। प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी यानी कि एक प्रकार का रॉड जैसा स्ट्रक्चर कह लीजिए, वो अंदर जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, जिसमें कैमरा और टॉर्च रहता है जो कि अंदर सिग्मोइड स्ट्रक्चर तक जाता है। अब सिग्मोइड स्ट्रक्चर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मेरे पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप रेफर कर सकते हैं। तो वहां तक वो जाता है, वहां पे लाइट्स और कैमरा लग जाके वहां पे वो देखता जाता है कि वहां का इनसाइड स्ट्रक्चर क्या है, वो इमेज उनको स्क्रीन पे दिखती है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जाता है, ये इसलिए करवाने कहा जाता है कि टू रूल आउट द रेक्टल कैंसर और अदर सीरियस डिसीज। तो ये फाइनल स्कैनिंग करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर सोनोग्राफी स्कैन या मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, ये कंप्लीट एक डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है कि वहां पे अगर फिस्टुलाई है या फिर एब्सेस है या फिर कोई कैंसर वगैरह है या फिर और कोई अदर मेडिकल सीरियसनेस है, तो वो उसे डायग्नोस करने में, उसे प्रॉपर कंक्लूजन पे आने में ये हेल्प करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो डोंट अटेम्प्ट टू ड्रेन द एनल एब्सेस ऑन योर ओन। तो ट्रीटमेंट में मतलब क्या है, अगर आपको एनल एब्सेस हुआ है, अगर फुंसी फोड़ा अगर आपको एनल साइज में महसूस हो रहा है, तो उसे आप अपने हाथ से ड्रेन ना करें, इससे इन्फेक्शन आपको बढ़ सकता है, पेन और तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ सकती है।
तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, क्या करते हैं वहाँ पे एक नंबिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसे सुन करने का एक एजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक स्कैल्पेल और नीडल की मदद से उसे कट किया जाता है, उसके अंदर का जो एब्सेस है उसे बाहर निकाल के उसे ड्रेसिंग किया जाता है। या फिर अगर आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, नीडेड इन केस ऑफ द लार्ज एंड डीप एब्सेस। तो अगर डीप एब्सेस है और वहां पे अगर आपको इसको कट करके निकालने में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है और एब्सेस अगर बड़ा है साइज में, तो फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया देके उसको क्लिप निकाल के वहां से कट को वगैरह करके, यानी कि स्पेकुलम की मदद से उसे ओपन किया जाता है, उसे कट किया जाता है, यानी कि जो एक इंसेशन दिया जाता है उसमें से पूरा पस निकाल के फिर प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है। तो ये एक ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है, पर अपने आप से कोशिश बिल्कुल ना करें। सर्जरी होने के बाद क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, कुछ लैक्सेटिव दिए जाते हैं। ऐसे लैक्सेटिव मतलब जिससे हम लोग का कायम चूर्ण वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से हमारे पोटी को जो है बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। कुछ ओटीसी पेन किलर दिए जाते हैं, और जो सिट्स बाथ, जो मैंने आपको बताया था कि एक गर्म तरह का एक पानी रहता है, वार्म वाटर जिसे हम कहते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहा जाता है, ताकि अंदर जो ड्रेसिंग हुई है उससे थोड़ा सा आराम मिले, और अगर कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो वो भी इस गर्म पानी से थोड़ा सा वॉश आउट हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन है तो वो भी वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरीके का ये सिंपल इन्फॉर्मेशन था पेराइनल एब्सेस के बारे में। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।